नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिए, अनमोल खरब जो है इन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चैंपियनशिप हर साल होती है और 2023 में ये गुवाहाटी में हुई है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। तो गुवाहाटी असम में ये चैंपियनशिप जब हुई तो यहाँ पर अनमोल खरब जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि पुरुष एकल की मैं बात करूं, ये तो महिला एकल हो गया। अगर पुरुष एकल देखें बैडमिंटन में तो याद रखिएगा कि चिराग सेन जो है इन्होंने ये बोल सकते हैं कि पुरुष एकल में खिताब जीता है। इसके अलावा इसमें युगल भी होता है जोड़ी से खेलने में। तो युगल में हम देखें दोस्तों तो प्रिया देवी और प्लस है श्रुति मिश्रा। प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा ये दोनों ऐसी हैं जिन्होंने महिला युगल में ये खिताब जीता है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप लोग बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप एकल का खिताब किसने जीता है, युगल का खिताब किसने जीता महिलाओं में, और पुरुष में एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा, डोम्मा राजू गुकेश जो है इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टेक्नो स्मार्ट जो है दोस्तों ये एक स्मार्टफोन कंपनी जो है वो चाइना की है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। आज ये लगभग 70 देशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता यूक्रेन को विश्व बैंक के माध्यम से मिली है दोस्तों। और ये सहायता इसलिए मिली हुई है क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन जो है वो लगातार रशिया के साथ संघर्ष के चलते उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई, उसको सहायता की जरूरत थी, इसलिए ये सहायता प्रदान की गई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों इसमें कि 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता इसके विकास की दृष्टि को देखते हुए दी गई है। हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दोस्तों उन्होंने हाल ही में एक सभा के दौरान लगभग 1050 बोल सकते हैं करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन्हीं परियोजनाओं में से एक प्रोजेक्ट था दोस्तों इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का। ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस जो है दोस्तों ये आगरा से मथुरा तक है। मथुरा में कहां तक जाएगी? गोवर्धन तक जाएगी। और आगरा में हम देखें दोस्तों बटेश्वर, तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के बोल सकते हैं कि गोवर्धन तक ये सर्विस चलाई जा रही है। कहां? उत्तर प्रदेश में। दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र के और बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व बोल सकते हैं चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर का, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अंगोला वो देश है जिन्होंने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के ओपेक संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओपेक क्या है दोस्तों? तो ओपेक जो है वो 1960 में बगदाद में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संघ बनाया गया था ताकि पेट्रोल की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये नियंत्रित कर सके। और इसमें उस समय 26 देश सदस्य हुआ करते थे, लेकिन एक एक करके इसमें से सदस्य देश जो थे बाहर निकलते चले गए और अब इसमें 13 सदस्य बचे थे। लेकिन 1 जनवरी 2024 को अंगोला भी इससे बाहर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1960 में ओपेक बना था। ओपेक का जो मुख्यालय दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और ये जो संगठन है दोस्तों ये पेट्रोल की कीमतों के निर्धारण को लेकर, नियंत्रण को लेकर था। हालांकि 2020 में हम देखें इक्वेडोर ओपेक से बाहर हुआ था और 2019 में कतर भी इससे बाहर हुआ था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंगोला के पहले कौन ओपेक संगठन से बाहर हुआ है तो बोल सकते हैं इक्वेडोर भी बाहर हुआ है और कतर भी इससे बाहर हो चुका है। ठीक है,
यहाँ हम देखेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन में आजकल रहा था वो था नाम दफा की उड़ने वाली गिलहरी। एक्चुअल में क्या है, नाम दफा एक उड़ने वाली गिलहरी का नाम है और ये 42 वर्षों तक लापता रही थी और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इसको फिर से देखा गया है। मतलब उड़ने वाली जो गिलहरी है उसे अरुणाचल प्रदेश में 42 सालों के बाद फिर से देखा गया है, इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है। याद रखिएगा कि 1981 में अंतिम बार इस गिलहरी को देखा गया था और कहाँ देखा गया था, अरुणाचल प्रदेश में ही देखा गया था। चांगला जो क्षेत्र है यहाँ का, वहाँ नाम दफा टाइगर रिजर्व है। नाम दफा टाइगर रिजर्व में इस गिलहरी की प्रजाति को देखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके नाम पर ही इसका नाम भी नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी पड़ा था। ठीक है, चलिए अगर हम इसके परिचय की बात करें दोस्तों तो ये दुर्लभ प्रजाति है गिलहरी की जो रात्रि काल में ही हम लोगों को दिखाई पड़ सकती है। रात्रि काल में उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति थी। लाल रंग की ये प्रजाति है दोस्तों गिलहरी की, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा इसके अलावा हम अगर देखें तो खतरा इसको क्यों हुआ, क्यों ये लुप्त होती चलेगी, उस पर भी बात की जाएगी। जब हम इसके खतरे की बात करेंगे तो इसके निवास स्थान को खतरा हुआ है। जहां ये मिलती है दोस्तों उसके प्राकृतिक निवास स्थान को खतरा हुआ, वो खत्म होता चला गया। तो कहीं ना कहीं इसके निवास स्थान में खतरे के कारण, गिरावट के कारण, नुकसान के कारण, इसके भोजन में नुकसान के कारण ये लुप्त होती चली गई। दूसरी बात है कि मानव बस्ती, जनरली जिन क्षेत्रों में ये गिलहरी मिलती है ना वहां पर ह्यूमंस की एक्टिविटी बढ़ रही है। मानव की जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है देश में, उस हिसाब से उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए। अब जगह बनाने के लिए आपको जंगलों को काट देते हैं और जंगलों को काट कर मानव बस्ती बनाते हैं, जिसके कारण इस गिलहरी के अस्तित्व पर संकट बन गया है दोस्तों। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जनजातीय लोग जो होते हैं वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसके चलते इस गिलहरी के जो निवास है उसको नुकसान हुआ है। इसके अलावा रूफिंग मटेरियल के लिए लकड़ी काटने के लिए जाते हैं ये लोग, इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों रतन पाम, जेलाका, सेकुंडा की जो पत्ती हैं उसको चुनने के चक्कर में भी यहाँ पर इनके निवास स्थान को खतरे में बोल सकते देखकर ये गिलहरी जो है कहीं ना कहीं लुप्त होती चली जा रही है। देखिए कोई भी अगर जीव लगातार रहेगा तो तभी लगातार जीवन सर्वाइव कर सकता है जब उसका निवास स्थान सुरक्षित रहे। निवास स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनको प्रवास करके दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। जब प्रवास करके कोई भी जीव दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के एटमॉस्फेयर के साथ अनुकूलन करने में उसको समस्याएं होती, जिसके चलते उस प्रजाति के कई सारे लोग जो होते हैं, परिवार जो है वो खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसी बात का शिकार ये नाम दफा गिलहरी भी हो रही है। अगर हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण की स्थिति देखें तो IUCN की लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में इसको शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि इसको बहुत ज्यादा संरक्षण करने की जरूरत है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया था 1972, उसमें भी इसको स्थान दिया गया है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति इस गिलहरी के साथ कोई छेड़छाड़ करते पाया जाता है तो उसको दंडात्मक कार्यवाही उसके ऊपर की जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये इस प्रकार से हमने नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी के बारे में बात किया। इसमें देखिए नाम दफा टाइगर रिजर्व में ये मिली थी तो नाम दफा इसका नाम पड़ा, तो यहाँ पर नाम दफा टाइगर रिजर्व भी करंट अफेयर में चर्चा का विषय रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। और नाम दफा इसका जो नाम पड़ा है टाइगर रिजर्व का, वो वास्तव में एक नदी के नाम पर पड़ा है। नाम दफा नाम की नदी है जो यहाँ पर बहती है दोस्तों, और वो नदी का नाम दफा इसलिए पड़ा है क्योंकि वो नाम दफा पहाड़ी से होती हुई बहती है। ठीक है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम दफा था, इसलिए नदी का नाम पड़ा। और नदी जो है वो इस राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व से फ्लो करती है, इसलिए इस टाइगर रिजर्व का नाम दफा टाइगर रिजर्व पड़ गया। और चूंकि यहां पर उड़ने वाली गिलहरी मिलती है इसलिए उस गिलहरी का नाम भी नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी पड़ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखें तो 1983 में नाम दफा टाइगर रिजर्व जो है इसको 15वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1972 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मतलब 1983 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर में भी नाम दफा को शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे। और नाम दफा क्षेत्र में दोस्तों आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु के वन और प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक था दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एक उपभोक्ता हैं
तो उपभोक्ता होने के नाते आपके बहुत सारे राइट्स भी हैं और उन राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने नियम भी बनाए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए 1986 में 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रपति के द्वारा एक कानून पर, एक अधिनियम पर मंजूरी प्रदान की गई थी और उस अधिनियम का नाम क्या था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब चूंकि इसके तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई थी और यह अधिनियम 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, इसीलिए 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के भांति एक दिवस है। वैश्विक स्तर पर हम देखें दोस्तों तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व स्तर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को होता है। क्यों होता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रपति जी की अंतिम स्वीकृति मिली थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं, अनुचित व्यापार की प्रथाओं से लोगों का संरक्षण करना। आप लोग भी यदि किसी भी व्यक्ति से ठगा जाते हैं, मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ते हैं या किसी जगह से कोई सामान लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहां से मुझे पर्याप्त सुविधाएं जिस प्रकार से कही गई थी वो उपलब्ध नहीं हुई हैं, तो आप संबंधित संस्था के खिलाफ, संबंधित वस्तु वाले दुकानदार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। उस पर कार्यवाही इस अधिनियम के तहत की जाएगी। यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं के 6 मौलिक अधिकार निश्चित किए हैं। एक तो उनका सुरक्षा का अधिकार होगा, दूसरा उनका चुनने का अधिकार होगा, दूसरा उनका सूचित किए जाने का अधिकार होगा, तो ये चौथा उनका सुनवाई का अधिकार होगा, फिर निवारण पाने का अधिकार होगा और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने, सभी प्रकार के अधिकार जो इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिले हैं। तो अगर आप भी किसी दुकान पर जाते हैं और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं तो आप इसके तहत क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती। ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर हाल ही में गया और 25 दिसंबर के दिन भारत में 2 महान लोगों की आप यहां पर जयंती देखते हैं। एक आप देख रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की और दूसरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ध्यान रखिएगा, हम यहां पहले बात कर लेते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की और बाद में बात करेंगे अटल जी के बारे में। ठीक है, तो यहां देखिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो है दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को इनकी 162वीं जयंती थी। कितनी? 162वीं जयंती थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कौन से नंबर की जयंती थी? 162वीं जयंती थी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कैसे कैसे किया है, उसकी एक श्रृंखला शुरू की जा रही है। उसका विमोचन भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगर हम मदन मोहन मालवीय जी की बात करें दोस्तों तो 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था और 2 नवंबर 1946 को मृत्यु हुई थी। भारत के विद्वान रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, शिक्षा सुधारक रहे हैं, समाज सुधारक के तौर पर आप इनको जानते हैं। ठीक है, इन्हें महामना की उपाधि किसने दी थी? गांधी ने दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना किसने कहा था? महामना कहा था दोस्तों गांधी जी ने। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे दोस्तों, इन्होंने इनको कर्मयोगी की उपाधि दी थी। तो कर्मयोगी हो या महामना हो, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही कहा जाता था। अगर हम इनके पत्रों की बात करें दोस्तों तो इन्होंने अपने जीवन में 2 इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं का संपादन किया था, दोनों ही हिंदी में थी। पहली थी अभ्युदय। अभ्युदय पत्रिका का संपादन जो है वो दोस्तों साप्ताहिक किया जाता था और मर्यादा पत्रिका जो थी वो हिंदी की थी लेकिन मासिक पत्रिका का संपादन होता था। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के तौर पर भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काम किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनके प्रमुख योगदान की बात करें दोस्तों तो इनका योगदान रहा गिरमिटिया मजदूरी प्रथा। गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का इंपॉर्टेंट योगदान रहा। 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की गई थी। 11 वर्ष तक 1909 से 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य के तौर पर इन्होंने काम किया। सत्यमेव जयते जो वाक्य दोस्तों को सबसे लोकप्रिय अगर किसी ने बनाया है तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया है। ब्रिटिश भारतीय न्यायालयों में देवनागरी का प्रवेश करने का श्रेय
भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी पंडित जी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। इसके अलावा 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से 2014 में सम्मानित किया गया है और इनके सम्मान में ही 2016 में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं इनके सम्मान में एक इंपॉर्टेंट चीज रही है और ये दोनों के दोनों व्यवस्थाएं मोदी जी की सरकार के बाद ही दिए गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वरना हमारे देश की इस महान आत्मा को 2014 के पहले वो पर्याप्त सम्मान देखने को नहीं मिला था, ये भी ध्यान रखने की बात है। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका क्या रही, तो ध्यान रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इनकी स्वतंत्रता संग्राम में नरम दल और गरम दल के बीच की भूमिका हम लोगों को दिखाई पड़ती है। ना तो ये पूरी तरीके से नरम दल के अंतर्गत आते थे, ना ये पूरी तरीके से गरम दल के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसके अलावा जब नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो इसका पूरा समर्थन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि कांग्रेस के 4 सत्रों में ये अध्यक्ष के तौर पर रहे थे। 1909, 1913, 1919 और 1932 के जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उनके अध्यक्ष के तौर पर भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को चुना गया था। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनके बारे में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों वीर बाल दिवस। ये शहादत दिवस है दोस्तों और हमने 26 दिसंबर को बीते दिनों में इसको मनाया है। और ये क्यों मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म में हमको 10 गुरुओं की परंपरा देखने को मिलती है। इनमें जो 10वें गुरु, अंतिम गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके 4 पुत्र थे दोस्तों। उन 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब इनके 4 पुत्रों का नाम क्या था, तो 4 बेटों का नाम था जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह। इन सभी ने मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी सेना से लड़ते हुए शहादत हो गए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर इनमें देखें जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र मात्र 6 साल और 9 साल थी दोस्तों, इनको मुगलों ने जब पकड़ लिया, पकड़ने के बाद औरंगजेब के सामने इन्हें पेश किया गया, सरिंद ले जाया गया और यहां पर इन्हें सरेआम मैदान में ले गए। वहां पर कहा गया कि इस्लाम कबूल करें और इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और फिर इन्हें 1705 में ईंटों की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों जय सिंह और कुलवंत सिंह जी की, तो आनंदपुर साहिब में इनको ले जाया गया, पकड़ लिया गया। इसके बाद इनको सरिंद लेकर गए, लेकिन वहां से भाग गए थे अपने वफादार अनुयायियों के माध्यम से। और सरिंद की अंतिम लड़ाई में पिताजी के साथ इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ाई की और कहीं ना कहीं बंदूक की गोली से घायल भी हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने सिख धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसीलिए 26 दिसंबर के दिन को शहादत दिवस के तौर पर याद किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। दोस्तों गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना मेंस की दृष्टि से भी और प्री की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की है। मतलब भूटान की जो असम से सीमा लग रही है उस सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। इस परियोजना को ही गेलेफू परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं देख ले दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं विशेषता देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इसके माध्यम से दक्षिण एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक गलियारा बन जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा पर्यावरण मानकों एवं सतत विकास के लक्ष्य में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाएगा, जिसमें हम उम्मीद के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका लक्ष्य है विशेष रूप से जांची गई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से गुणवत्तापूर्ण निवेश आकर्षित यहाँ पर करेंगे, तो विकास के काम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इस परियोजना में शून्य उत्सर्जन उद्योग तथा एक माइंडफुलनेस शहर जो पर्यटन एवं कल्याण में भूटान की शक्ति के रूप में स्थापित होगा, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। इस परियोजना में विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित होने का अनुमान है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश इसमें आ सकते हैं दोस्तों। यह परियोजना भूटान तथा दक्षिण एशिया के लिए परिवर्तन के बिंदु एवं परिवर्तन के रूप में काम भी करेगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन निर्माण के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक।
यहाँ जो रेलवे लाइन होगी जो भारत सरकार ने सहमति दी है वो असम पश्चिम बंगाल के सड़क मार्ग सीमा व्यापार से मुद्दों से जुड़ी रहेगी। भूटान को म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया, सिंगापुर तक पहुंच भी प्रदान करेगी। तो एक गलियारा इंपॉर्टेंट यहां पर स्थापित होता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक और टॉपिक है इसी में कि भूटान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। भाई संभव है गेलेफू परियोजना ना पूछे तो भूटान के बारे में पूछ सकता है। भूटान जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट शहर है, देश है भारत की दृष्टि से भी, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में ये आता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो। ठीक है, तो भूटान जो है भारत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के मध्य में है, ध्यान रखना है। पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ देश है, राजधानी इसकी थिम्पू है, और 2008 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद भूटान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के राजा जो होते हैं वो भूटान के राजा होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर। हाँ, जो लोग लेक्चर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।